नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से रिलेटेड ये फोर्थ वीडियो, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, रोग का निदान कैसे करना है, ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा कैसे संपन्न हुआ है या कैसे सिद्ध हुआ है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे आपको जानकारी होनी चाहिए कि जितने भी प्रकार के एनिमल्स और हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें तो कई प्रकार के डिजीज़ होते रहती है। उनके इसमें पाए जाने वाले रोग या लगने वाले रोगों के निदान के लिए बायोटेक्नोलॉजी ने कई कदम उठाए, कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उसी का थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देना चाहूँगा इस लेक्चर के माध्यम से कि मनुष्य और जंतुओं में होने वाले कई प्रकार के रोगों के निदान के लिए बायोटेक्नोलॉजी ने दो महत्वपूर्ण विधि या मेथड कह सकते हैं या टूल्स कह सकते हैं तो का उपयोग किया है, जिसके कारण बहुत सारे रोग में सफलता प्राप्त की है, रोग से स्वस्थ हुए हैं लोग और जंतु। तो मैं जो महत्वपूर्ण विधि के बारे में बात करने वाला, दो महत्वपूर्ण विधि है। एक है जिसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और दूसरा होता है डीएनए प्रोब या डीएनए प्रोब। ठीक है, ये दो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और डीएनए प्रोब, ये दोनों यंत्र या विधियां का उपयोग सभी डेवलप कंट्री में या फिर विकसित देशों में किया जा रहा है, रोगों के निदान में किया जा रहा है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए किया जाता है, सीरम टेस्ट के लिए किया जाता है, सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस परीक्षण में कुछ मिनटों का ही समय लगता है, जबकि जो परंपरागत विधि होता है रोग के निदान, डायग्नोसिस में कई सप्ताह लग जाते थे पहले, लेकिन अब सीरोलॉजी टेस्ट के द्वारा आप कुछ ही मिनट में पता लगा सकते हैं कि कौन सा रोग उस व्यक्ति या उस जंतु को है। डीएनए प्रोब का उपयोग करके रोगों का निदान और भी संवेदनशील विधि से किया जा सकता है। इसमें डीएनए प्रोब में डीएनए के छोटे खंड जिनके क्षारक के क्रम अपने पूरक क्षारकों की क्रम पहचान के लिए काम में लाए जाते हैं, प्रोब कहलाते हैं। ठीक है ना। मैं प्रोब को पहले क्लियर कर देता हूँ। डीएनए प्रोब छोटा है, सरल है, कम है। डीएनए के ऐसे सूक्ष्म खंड जिनके बेस के क्रम अपने पूरक क्षारक क्रमों की पहचान करने के लिए काम में लाए जाते हैं, प्रोब कहलाता है। समझ सकते हैं कि अगर लोहे की पहचान करना हो तो मैग्नेट को लेके आइए। मैं यहाँ पर एक फर्स्ट क्लास एग्जांपल दे रहा हूँ। मैग्नेट, चुंबक, ठीक है, की सहायता से आप किसी आयरन वाले वस्तु का पहचान कर सकते हैं, लौह अणु का, निकेल, कोबाल्ट और लोहे का पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेट का काम कौन कर रहा है? ठीक है ना, मैग्नेट का काम कौन कर रहा है और आयरन का काम कौन कर रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। डीएनए के वे लघुखंड जिनके क्षारकों के क्रम अपने पूरक क्षारकों की पहचान के लिए काम में लाए जाते हैं। समझ में है ना। तो डीएनए का स्मॉल पार्ट हो गया, डीएनए का स्मॉल पार्ट हो गया, छोटा सा हिस्सा डीएनए का। ठीक है, ये अपने पूरक क्षारक क्रम को पहचान के लिए, पूरक क्षारक क्रम, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर सेगमेंट को पहचानने वाला, मतलब ये किसको पहचानेगा? इसको पहचानेगा। चुंबक किसको पहचानेगा? मैग्नेट किसको पहचानेगा? लोहे को पहचानेगा। ठीक है, तब इस स्थिति में इसको प्रोब कहते हैं। डीएनए के वे लघुखंड जिनके क्षारकों के क्रम अपने पूरक क्षारकों की पहचान के लिए उपयोग किए जाते हैं, प्रोब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोब कहलाते हैं। समझ में? डीएनए प्रोब प्रायः एक धागे का बना होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, थ्रेड लाइक होते हैं, धागे नुमा संरचना में आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया? ज़्यादा विशेष नहीं है इसमें, ज़्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, एडवांटेज आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या एडवांटेजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या लाभ मिलेंगे। वैसे रोगों के निदान के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, एक डीएनए खंड का उपयोग अपने क्षारक पूरक डीएनए क्रम को पहचानने में किया जा रहा है। तो लाभ देखिए, परंपरागत जो रोग निदान की तुलना करें इससे तो ये ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसका निर्माण बहुत सरल है, मतलब इसका प्रोडक्शन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, सिंपली कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा अगर कहें तो इसका यूटिलिटी बहुत सरल है, यूटिलिटी भी बहुत सरल है, सिंपल है। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों को जिनका संवर्धन नहीं किया जा सकता उनकी पहचान भी इनके द्वारा की जा सकती है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या निज्म जिनका कल्चर नहीं किया जा सकता उनको भी इसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट,
इनके द्वारा आप लेटेंट वायरस डिसीज़ का भी पता लगा सकते हैं, मतलब अप्रकट विषाणु रोगों को भी पता लगा सकते हैं। लेटेंट वायरस डिसीज़, अब देखते हैं ना, अचानक फलाना वायरस आ गया, ढेकाना वायरस आ गए, ये वायरस आया, वो वायरस आया, तो कैसे पता चलता है? डीएनए प्रोब के द्वारा पता चलता है। अब आता है सिंपली इसके यूजेज या यूटिलिटी के बारे में आए। जैसे बताया कि इसका उपयोग बहुत आसान है। तो रोगों की पहचान में आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, विभिन्न प्रकार के रोगों के पहचान में इसका उपयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, जीन आइसोलेशन में, जीन आइसोलेशन में इसका उपयोग करेंगे आप। एंड डीएनए फिंगरप्रिंट में इसका उपयोग होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट में इसका आप उपयोग करते हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया डीएनए प्रोब। अब मैं बात करता हूँ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि रोगों से जीवों की रक्षा करती है। ठीक है ना, किसकी रक्षा करती है? रोगों से जीवों की रक्षा करती है। ये आप मेरे चैनल के माध्यम से इसको देख पा रहे हैं। चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो को, और शेयर ज़रूर करें ताकि बहुतों तक ये जानकारी प्राप्त हो, बहुतों को जानकारी मिले। एच के नॉलेज एंड मोर चैनल है मेरा। ठीक है, इसके माध्यम से आप ये लेक्चर सुन पा रहे हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सीरोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा पहचानते हैं। एंटीबॉडीज सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो जीव को रोगों से रक्षा करता है, मतलब जीव की रोगों से रक्षा करता है, ऐसा कहेंगे। समस्त जीवों को, समस्त एनिमल्स को विभिन्न प्रकार के डिसीज से प्रोटेक्ट करने वाले विशेष प्रकार का एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब ही होता है प्रतिजैविक, जो यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। और ये है क्या चीज़? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। क्या है ये? विशेष प्रकार का प्रोटीन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी समांग रोगक्षम जैविक प्रतिक्रिया कारक या अभिकर्मक अर्थात होमोजीनस इम्यूनोबायोलॉजिकल रिएजेंट है जो कि प्रत्येक प्रकार के एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है। कहने का मतलब हर प्रकार के एंटीजन के लिए एक विशेष एंटीबॉडी होती है, सरल शब्दों में। ठीक है ना? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है? समांग रोगक्षम जैविक प्रतिकारक या अभिकर्मक होमोजीनस इम्यूनोलॉजिकल रिएजेंट है। रिजेंट देखिए, होमोजीनस इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनोबायोलॉजिकल रिएजेंट है। ठीक है ना, जो कि प्रत्येक प्रकार के एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होता है, विशेष होता है। कोशिका के बाहर इसका कृत्रिम निर्माण संकर कोशिका तकनीक के द्वारा किया जाता है। मतलब सेल के बाहर इसका निर्माण जो करते हैं वो करते हैं हाइब्रिड सेल कल्चर टेक्निक के द्वारा। हाइब्रिड सेल कल्चर टेक्निक के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, जिसे हाइब्रिडोमास कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडोमास के नाम से जाना जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्राप्त करने के लिए इसके एंटीजन को चूहे के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब जिसका आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्राप्त करना है उसके एंटीजन को आप रैट में इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, रैट में क्या कर देंगे आप? उसको इंजेक्ट कर देंगे, रैट में इंजेक्ट कर देंगे। किसको? एंटीजन को। एंटीजन को इंजेक्ट कर देंगे। इंजेक्ट करेंगे, इसके ब्लड, सीरम, स्प्लीन में वो एंटीजन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप स्प्लीन अलग करेंगे, आइसोलेट स्प्लीन, चूहा को के स्प्लीन या प्लीहा को आप अलग करेंगे। वहाँ से आप लिम्फोसाइट का सस्पेंशन तैयार करेंगे, लिम्फोसाइट सस्पेंशन तैयार करेंगे, लिम्फोसाइट सस्पेंशन तैयार करेंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ आप क्या किए रहते हैं? कल्चर्ड मीडियम में माइलोमा कोशिका कहने का मतलब जिसके साथ इसको मिक्स करेंगे आप, कल्चर्ड म्यूटेंट माइलोमा सेल। ठीक है,
इसको हम यहाँ से आइसोलेट करेंगे, इसका सस्पेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन सस्पेंशन करके अलग कर लिए हमने। अलग करने के बाद में दोनों को कल्चर्ड मीडियम में फिर से उगा देते हैं। ये ऐसा इसके लिए एक ऐसा एपरेटस बना दिए रहते हैं, ऐसा बना हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कल्चर्ड मीडियम में सबको उगा देंगे। यहाँ पर ऐसा एक, तो सबको ऐसा डाल दीजिए और उसके बाद में ये प्रोसेस होगी। इसमें क्या करना है आपको, हाइब्रिडोमा को उत्पन्न करने के लिए बीटा लिम्फोसाइट और माइलोमा में फ्यूज़न कराते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, फ्यूज़न हो गया, संलयन हो गया। फ्यूज़न होगा तो कल्चर्ड मीडियम में कोशिकाओं को स्थानांतरित कर देंगे। उसके बाद ये है कल्चर्ड मीडियम में आप इसको क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। जब कल्चर्ड मीडियम में इसको स्थानांतरित करते हैं तो केवल हाइब्रिडोमा जो कोशिका होती है उसी की वृद्धि हो जाती है, उसी की वृद्धि होती है, और दूसरे प्रकार के जो सेल्स इसमें रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसमें वृद्धि होती है, 1 2 3 खंड है। तो मान लो इसमें से जो बन रहा है, ठीक है, ये कैसा वाला है, ये विकसित प्रकार का सेल होगा जो केवल हाइब्रिडोमा सेल कहलाएगा। हाइब्रिडोमा हाइब्रिडाइजेशन से बनता है ना, शुरू में बताया था हाइब्रिडोमा, ठीक है। हाइब्रिडोमा सेल का फॉर्मेशन होगा। हाइब्रिडोमा के द्वारा अब यहाँ पर फिर से एंटीबॉडी का कल्चर होगा। ये कल्चर्ड मीडियम, एक पेट्री स्वाज ग्लास, जो भी कहना आप कह सकते हैं। तो आपको इस प्रकार हाइब्रिडोमा के कल्चर करने से एंटीबॉडी प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी प्राप्त हो गई इसमें, ठीक है, जिसमें वांछित एंटीबॉडी हाइब्रिडोमास उत्पन्न करने वाले क्लोन होते हैं। क्या उत्पन्न करने वाले कौन इसमें सेल होते हैं, हाइब्रिडोमास सेल प्रोड्यूसर लिखता हूँ मैं, उत्पादक कोशिका इसमें मिलती है जो कि क्लोन के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, क्लोन के रूप में रहता है। अब इसका उपयोग कर सकते हैं किसी भी प्रकार के क्या कहते हैं, डिसीज़ को दूर करने के लिए। माइलोमा सेल्स का मैं बता रहा था कि कोशिकाओं को जो पृथक करते हैं, लिम्फोसाइट्स का घोल तैयार करते हैं, मतलब कल्चर्ड मीडियम करते हैं आप, ठीक है। अस्थि मज्जा के कैंसर से प्राप्त माइलोमा सेल्स के साथ संवर्धन माध्यम में मिलाया गया। तो माइलोमा सेल जो होता है कैंसरस सेल है, एक प्रकार का माइलोमा सेल, ठीक है ना। कुछ लिम्फोसाइट कोशिकाएँ कुछ माइलोमा कोशिका के साथ कॉन्जुगेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, हाइब्रिडोमा का निर्माण करते हैं। हाइब्रिडोमा जीवित कोशिकाएं रहती है, मतलब कोशिकाएं जीवित रहती है, लेकिन अन्य कोशिकाएं क्या होती है, नष्ट हो जाती है। हाइब्रिडोमा संवर्धन माध्यम में एंटीबॉडी का लगातार उत्पादन करते रहती है। इन हाइब्रिडोमा के प्रत्येक क्लोन का परीक्षण करके उन्हें आइसोलेट कर लेते हैं और उससे संबंधित विशिष्ट रोगी के उपचार में उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, DNA प्रोब समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।